किसान भाइयों, सुरेंद्र जी के खेत में खड़े हैं भाई। धान की खेती करते हैं, बड़े फार्मर हैं, बड़े क्षेत्र में खेती करते हैं। धान के अलावा नरमा भी लगा रखा है और आगे धान की बिजाई करने वाले हैं। धान की रोपाई में कौन कौन सी वैरायटियां लगाते हैं, कौन सी वैरायटियां इन्होंने लगानी छोड़ दी, कौन सी नई लगाने वाले हैं, डीएसआर धान यानी कि धान की सीधी बिजाई के ऊपर इनका क्या कहना है, इसमें फ़ायदा है नुकसान है, तो धान के बारे में पूरी गहनता से इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुरेंद्र जी के साथ में सारी बातचीत होगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका डियर किसान पर। आपका भी स्वागत। आपके दर्शकों को मेरी राम राम जी। जितने भी आपके चैनल को देखने वाले भाई हैं जी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले अपना परिचय बताओ किसानों को। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौड़, सुपुत्र श्री विजय सिंह। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मेरा गांव संडोल है, जो ब्लॉक अग्रवा में पड़ता है। तहसील और मेरा जिला दोनों हिसार है। हिसार है। हाँ जी। सुरेंद्र जी, कितने एकड़ में खेती करते हो? 40 एकड़ में खेती करते हैं। 40 एकड़ में खेती करते हो। आपके यहाँ पर ठेके का क्या रेट है ज़मीन का? देखो जी, ठेके का तो गांव में अच्छी और बुरी करके 30-35 से शुरू हो जाता है। और कोई अच्छा खेत है वो 60,000 तक भी चला जाता है। अलग अलग पानी रेट है, प्लस पानी की मट्टी उसकी ज़मीन की क्वालिटी पर निर्भर करता है। ठीक है। आप 40 एकड़ में खेती करते हो, ये आपके खुद के हैं, ठेके पर हैं या कैसे हैं? परमात्मा ने, बाप दादाओं ने दिए हुए हैं, ठेके पे नहीं लेता, पूर्वजों ने दे रखे हैं, वही खेती हमारी घर की खेती है। मतलब ठीक है, घर की खेती है। 40 एकड़ के बड़े फार्मर हैं। तो कितने एकड़ में धान की खेती करते हो, कितने एकड़ में नरमा लगाते हो? प्रवीण जी, मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस खेत में मेरे फादर साहब के टाइम में या 15 साल पहले हम करीब 20-25 एकड़ में नरमा ही लगाते थे। बाकी छोड़ देते थे ज़मीन को, उसमें सरसों लेके फिर सरसों पे फिर नरमा कर देते, फसल चक्र के हिसाब से। नरमा परमात्मा ने खूब दिया जब बीटी युग आया। लेकिन 5-4 सालों से गुलाबी सुड्डी ने इतना बुरा हाल कर दिया किसान का कि नरमा होना तो दूर, उसमें खर्चे इतने पड़ जाते हैं कि फार्मर कर्जवान और हो जाता है। तो मेरे पूरे खेत में उस तरफ मैंने सिर्फ 4 एकड़ नरमा लगा रखी है। 4 एकड़ लगाया अब की बार? हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ 4, वो और नहीं लगाऊंगा। बस इसके पीछे, कम करने के पीछे केवल गुलाबी सुंडी है? गुलाबी सुंडी है। ठीक है। तो गुलाबी सुंडी कोई ऐसी वैरायटी, कोई रोकने में सक्षम, कोई ऐसी कीटनाशक रोकने में सक्षम? ये भी मैंने राम भरोसे लगाई है। कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा कॉटन लगाने में। तो ये बात है भाई, गुलाबी सुंडी की वजह से किसान नरमा का बैक फुट पे गया है, उसने पैर पीछे खींचा है। जो सीड्स बनाने वाली कंपनियां हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह है या कृषि मंत्रालय, वो इसके ऊपर पूरा फोकस, पूरा ध्यान दे और इस बीटी को BT4 या BT5 करे। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का बीज आएगा तो ही सुधार होगा। तो ही सुधार होगा, वरना मैं जैसे फार्मर हूँ, मेरा भरोसा टूट चुका है, तो मेरे जैसे लाखों किसानों का भी टूटा ही होगा। बिल्कुल। बाकी मौसम पे डिपेंड करेगा कि गुलाबी सुंडी का साइकिल टूटेगा या फिर नहीं, वो टाइम बताएगा। बिल्कुल सर। तो ये हमारी जो वीडियो है मेन है सुरेंद्र जी धान के ऊपर। धान की अभी मान लीजिए जीरी लगाने का टाइम आ गया, पौध नर्सरी लगाने का टाइम आ गया, तो धान के ऊपर हमने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। आपसे ही आपके साथ में पहली वीडियो है धान के ऊपर। अलग अलग एरिया में हमने कॉटन फार्मर के काफ़ी फीडबैक लिए हैं। उसी हिसाब से अब हम धान के पैडी के जो फार्मर हैं उनसे पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर फीडबैक ले रहे हैं। तो आपके साथ में इस कड़ी में ये पहला वीडियो है। तो धान के ऊपर हमारी ये चर्चा है, कितने एकड़ में धान की खेती करते हो, कौन कौन सी वैरायटियां लगाते हो, थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताइए। करीब 25 एकड़ में मैं आप धान लगाऊंगा। बाकी ज़मीन को मैं छोड़ दूंगा सरसों के लिए। 4 एकड़ में मेरा ये कॉटन हो गया। और आपने जो मेरे से पैडी की वैरायटीज पूछी है, तो सबसे पहले मतलब अर्ली तो लगाऊंगा मैं 1509। ठीक है। लास्ट में फिर मैंने 1121 या 1847 एक वैरायटी आती है, वो भी अच्छी होती है, वो लगाऊंगा। बिल्कुल। तो ये आप रोपाई करोगी इसकी? रोपाई करेंगे सर। ठीक है। सुरेंद्र जी, रोपाई वाले धान में और जो DSR यानी कि सीधी रोपाई वाले, सीधी बिजाई वाले धान में क्या लगता है आपको, पैदावार में फ़र्क होता है? अगर DSR किसान करे, धान की सीधी बिजाई कर दे गेहूं की तरह, तो उसके क्या फ़ायदे हैं और उसमें क्या नुकसान हो सकता है? ऐसा प्रवीण जी, नुकसान और फायदे की परिभाषा यहाँ से शुरू होती है कि जो व्यक्ति DSR की लगाने की पूरी विधि जान ले। विधि का मतलब उसमें घास नहीं होने दे। तो हरियाणा सरकार भी उसको कोऑपरेट कर रही है, कुछ पैसे उसके खाते में डाल रही है। फिर तो DSR ही बीजना चाहिए। लेकिन DSR में सबसे बड़ा संकट ये है कि उसमें घास ज़्यादा होते हैं, खरपतवार ज़्यादा होती है। बिल्कुल। खरपतवार यदि ना हो तो DSR अच्छी है। मैं लोगों से भी यही कहूँगा, मेरे किसान भाइयों को, कि 2 एकड़ 1 एकड़ सब लगा के DSR लगानी चाहिए। सरकार भी उसमें प्रोत्साहन कर रही है, ऐसी बात नहीं।
अच्छी मशीन से जानकारी लेके और खरपतवार की कोई अपा जैसे दवाई है या कोई पहले से जानकारी आदमी को हासिल कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सुरेंद्र जी, जैसे डीएसआर किसान करता तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि भाई पानी भी डिपेंड करता, आपके पास में पानी कितना है, कैसा पानी है, तो अच्छा पानी होना चाहिए डीएसआर के लिए। ऐसा है कि नहर के पानी से, नहर का पानी लगा के अपन जिसको पड़ेवा बोलते हैं, डीएसआर आप लगा सकते हो, और बाद में भी थोड़ा हल्का पानी है तो भी डीएसआर में चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि वो गेहूं की तरह लगता है। बिल्कुल, हाँ, सीधी बिजाई होती और है उसकी। जो कद्दू करके हम करते हैं धान, उसमें अच्छे पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, तो डीएसआर में अगर कोई किसान खरपतवार के ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो कामयाब है। कामयाब है, बिल्कुल है सर, कामयाब तो है। प्रोडक्शन बराबर आएगा रोपाई वाले में? प्रोडक्शन का 1 ग्राम का भी फर्क नहीं आएगा। अच्छा, बशर्ते अपने वो खरपतवारों को कंट्रोल करके रखे। ठीक है। धान की रोपाई की बल्कि मैं बीच में मेरी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि मोस्टली किसान कहते हैं कि धान की जहाँ खेती होती है वो खेत खराब हो जाते हैं। अच्छा। खेत खराब होने का मेन कारण ये है कि जब हम कद्दू करते हैं ना, तो नीचे जाके प्लस्तर हो जाता है इस धरती में, बिल्कुल पक्की हो जाती है, बिल्कुल, ऊपर का पानी ऊपर रह जाता है, क्रॉस नहीं हो पाता। और डीएसआर में वो नुकसान नहीं है। डीएसआर तो गेहूं की तरह है, उसमें खेत भी खराब नहीं होगा। बिल्कुल, बस उसमें वही है ध्यान देने वाली बात कि अपने खरपतवारों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल रखना, चाहे दवाइयों से करे चाहे समय। यील्ड में फर्क नहीं आएगा, यील्ड बराबर होती है दोनों की, यील्ड बराबर होती है। वो आदमी के खेती के जो मेहनत का उसमें मेहनत करने पर निर्भर करता है। बिल्कुल, वो मेहनत के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल, ये आपकी बात 100% सही है। तो आपने रोपाई वाली धान की तैयारी कर रखी है? बिल्कुल सर, मैं कंप्यूटर कराई वगैरह 1-2 दिन में लगाएंगे। कंप्यूटर हर साल करवाते हो या 1-2 साल बाद में? धान के किसान को तो हर साल ही करवाना पड़ता है सर। बिल्कुल, इतना ही उसमें पानी की बचत निकल जाती है। सारी चीज़ें मैं आपसे बेसिक इसलिए पूछ रहा हूँ, जो किसान भाई, क्योंकि जो कॉटन वाले फार्मर थे जिनके पास में अच्छी ज़मीन, अच्छा पानी है, वो धान की तरफ कुछ फार्मर शिफ्ट हो गए, उनको बेसिक जानकारी भी पता नहीं। जी। इसलिए मैं जहाँ पर भी जाता हूँ फार्मर से बेसिक चीज़ें पूछने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे आप रोपाई करने वाले हो, रोपाई की शुरुआत होएगी नर्सरी से, वैरायटी का सिलेक्शन, नर्सरी कैसे लगाएं, कब लगाएं। जैसे पीछे फिजी वायरस धान का बोना रोग था, उसका भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है नुकसान देखने को मिला, या फिर हल्दी रोग की भी अपने अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल उस एरिया में बहुत मार थी हल्दी रोग की। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान नर्सरी कब डाले इसकी धान की? 15 मई के बाद आदमी को नर्सरी लगानी चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें जैसे जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, फिटकड़ी है, उसका घोल का स्प्रे करवाओ। बर्फ़ के पानी का शाम को 6 बजे 7 बजे स्प्रे करना चाहिए पंजीरी में, उसको ठंडक मिलती है। अच्छा। और हल्दी रोग जो आपने बोला, ये एक फंगस है। बिल्कुल, जैसे अपने शरीर पर कोई दाद खाज खुजली हो जाती है, इसमें फिटकड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। तो नर्सरी 15 मई के बाद में लगानी चाहिए। बाकी अपना नहर की बारी अपने सिस्टम के अनुसार भी, ये भी क्योंकि अलग जगह पर, अलग लोकेशन पर अलग मौसम हो जाता है, अलग मिट्टी हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा शेड्यूल भी चेंज हो जाता है। लेकिन नर्सरी तैयार करते टाइम पर कौन कौन सी किसान सावधानी रखे? जैसे वहाँ पर ज़मीन तैयार करते टाइम पर क्या सावधानी बरते, पानी लगाते टाइम पर क्या सावधानी, खाद वगैरह कौन से डाले? नर्सरी का मतलब प्रवीण जी छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा जब हमारे घर में जन्म होता है तो हम उसकी पूरी हर चीज़ की हम उसको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है। एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है। तो सुबह और शाम दोनों टाइम संभालें। पानी यदि थोड़ा सा भी खड़ा हो गया 1 सेंटीमीटर, उसको किसी बर्तन में डाल के दूर फेंक दें ताकि वो गर्म नहीं होने पाए। फिटकड़ी का स्प्रे करवाएं। ठीक है। फिटकड़ी अपने आप में एंटी फंगल है। बिल्कुल। बर्फ का जो पानी होता है शाम को 7 बजे के बाद उसका स्प्रे करो, उसको ठंडक देगी। और कुछ इसमें माइक्रो न्यूट्रेट आते हैं, उनके छोटे मोटे स्प्रे बाजार से लिए आदमी। बिल्कुल। एक चीज़ ये है कि धान की जैसे नर्सरी तैयार कर ली, कुछ किसान भाई छोटी पौध लगाते हैं, कुछ बाद में बड़ी करके ऊपर से कटिंग करके लगाते हैं। तो अगर बाद में ग्रोथ देखें धान की, तो बड़ी पौध लगाने के बाद में अच्छी होती है? देखिए प्रवीण जी, कटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बिलांत मतलब 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की भी पौध लगाओगे वो भी कामयाब हो जाएगी। ठीक है। नर्सरी में कुछ नहीं है, बाद में उसको धरती से भोजन लेना है, जिसको हम माइक्रो न्यूट्रेट कहते हैं। मौसम ने, पानी ने, सब कुछ भोजन ग्रहण करके उसको तैयार होना है। ठीक है ना। पौध पर ये कोई ऐसा कोई उसके बिंदु नहीं है कि वो छोटी पौध ज़्यादा
बढ़िया नहीं है, ये बड़ी वाली ज़्यादा बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जैसे झंडा रोग की शिकायत आती है तो वो नर्सरी अगर बड़ी ट्रांसप्लांट करता है, देरी से करता है, तो उसका फ़र्क पड़ता है कुछ? नहीं प्रवीण जी, जहाँ तक मेरा जो तजुर्बा है खेती करने का, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ट्यूबवेलों की जो नमकीन पानी है ना, उसी की वजह से ये बीमारी आती है। तेज़ धूप, बारिश का न होना, मौसम में उसको क्या कहते हैं, जिसमें कहते हैं ना हवा भी नहीं चलती और बारिश भी नहीं होती, जिसको हम उम्मस कहते हैं। उम्मस, हाँ, किसानी भाषा में। हाँ, उम्मस की वजह से ऐसे रोग होते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने नर्सरी लगाकर खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया, कुछ किसान क्या करते हैं, अभी से खेत में पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे हम रील वगैरह में देखते हैं कि भाई खेत को ठंडा कर रहे हैं, मिट्टी को, तो उसमें आप पानी कितने दिन पहले खेत में छोड़ते हो? देखिए प्रवीण जी, सिर्फ पानी से काम नहीं चलता। मैं भी अब तोती मार रहा हूँ आपके सामने। तोती का मतलब ये है कि हमारे पूर्वज बैलों से हल जोतते थे खेती को। हल काफ़ी गहरा जाता था और आज के रोटावेटर और कल्टीवेटर हैरो 2-4 सेंटीमीटर से नीचे नहीं जा पाते। तो धरती में जो जरूरी पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, वो पौधे को भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते। बिल्कुल, नीचे तक पौधा की जड़ जा ही नहीं पाती। इसलिए मेरे किसान भाइयों से यही सलाह है कि पहले आप कणक निकालने के बाद उसमें तोती लगाएं। तोती के बाद में फिर हैरो से उसको बारीक करें, फिर कंप्यूटर कढ़ाई लगाएं, फिर दोबारा से कल्टीवेटर मारें, ताकि मिट्टी अंदर जो पूरा जो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो ऊपर आ जाए और मिल जाए वाले। और फिर उसमें पानी लगाएं, एक्स्ट्रा पानी जिसको आप ठंडा करने के लिए, फिर पानी लगाएं। ठीक है। सुरेंद्र भाई, आपने जिक्र किया जो ऊपर हैरो चलाते हैं, बाद में नीचे एक हार्ड लेयर बन जाती है मिट्टी के अंदर, जो गहरी जुताई से टूटती है। आजकल रोटावेटर आने के बाद में लोगों ने हैरो को भी छोड़ दिया, वो सूखे में भी रोटावेटर निकाल रहा है, पानी लगाने के बाद में भी रोटावेटर निकाल रहा है। आदमी की एक शॉर्टकट सुविधा है, हम उसको ये कह सकते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि किसी से कुछ नहीं होता, वो रोटावेटर मार के आपका मन समझा सकता है। मैं तो इसे मेरी तरफ से तो रिकमेंड नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, आपको खेत में जो है गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई कल्टीवेटर से है, तोता हल गहरी जुताई के यार प्रवीण जी, मेरा एक तजुर्बा और है कि जैसे लास्ट ईयर खूब बारिश से भगवान बरसा था, तो हमारे खेत में कहीं पानी नहीं रुका। गहरी जुताई के कारण वो पानी नीचे चला गया। बिल्कुल। और गहरी जुताई, जैसे अब गर्मी के अंदर अगर हम गहरी जुताई करके छोड़ते हैं तो जो शत्रु कीट हैं, उनके अंडे पड़े हैं जमीन के अंदर, वो भी नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये चीज़ भी है। तो यहाँ पर सुरेंद्र भाई ने बताया भाई किस प्रकार से धान की खेती वो करते हैं। नरमा उन्होंने कम कर दिया है गुलाबी सुंडी की वजह से। बाकी उम्मीद है आने वाले टाइम में गुलाबी सुंडी का साइकिल टूटे और किसान दोबारा से जो है बेनिफिट ले सके। नरमा के अंदर नई जनरेशन के बीज की भी किसानों को उम्मीद है। तो सुरेंद्र भाई इतना अच्छा एक्सपीरियंस अपना किसानों के साथ में शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।